नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा साथी में। तो दोस्तों हम एक और टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आ चुके हैं जिसका नाम है नीति निर्देशक तत्व। दोस्त मैं ऐसा ही वीडियो आपके सामने लाता रहूंगा और वो वीडियो 5-7 मिनट का रहेगा जिसके माध्यम से मैं एक टॉपिक लूंगा और उस टॉपिक के बारे में शॉर्ट तरीके से आपको बताता रहूंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे आपको इससे मालूम चल जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्त, आज का हमारा टॉपिक है राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। हाँ, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये शॉर्ट में बोला जाता है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखते हैं दोस्त, ये जो राज्यों के नीति निर्देशक तत्व हैं ये हमारे संविधान के भाग 4 में लिखा हुआ है। किसमें? भाग 4 में। और अनुच्छेद बोले तो 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व के बारे में जिक्र है। ठीक है, देश आयरलैंड, देखिए हमारा संविधान जो बना है बहुत सारे देशों के संविधान का गहन अध्ययन करके बना है। जो चीजें अदर देशों के संविधान में अच्छी थी उसे ले लिया गया है और हमारे संविधान में कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो राज्यों के नीति निर्देशक तत्व है वो तो DPSP है, ये लिया गया है आयरलैंड देश से। ठीक है, अगला है न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं है। देखिए ऐसा है जैसे मौलिक अधिकार है, अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है, हमारा कोई मौलिक अधिकार है और उसका हनन होता है तो हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, उच्च न्यायालय के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास कि हाँ हमारा इस अधिकार का हनन हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए अपना न्याय देता है। लेकिन जो राज्यों के नीति तत्व हैं ये सिर्फ राज्य द्वारा लागू किए जाते हैं अपने राज्य के नागरिकों के लिए। हाँ, अगर राज्य अपने कोई भी नियम राज्यों के नागरिक के लागू करता है या कोई भी नियम हटाता है जो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता हो, अर्थात 36 से 51 के अंतर्गत आता हो, तो हम उसकी शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। इसलिए कहा गया है न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं है। राज्य सरकार नियम तो चाहे तो लागू रखे या हटा दे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, शराबबंदी। बिहार में शराब बंद है, यूपी में चालू है, हम लोग बॉर्डर पार करते हैं जाके ना। लेकिन बात ऐसा है कि अगर बिहार सरकार शराब बंद कर दिया तो शराब बंद कर दिया, इसके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते, क्योंकि जो शराबबंदी है, शराबबंदी ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिसको लेकर के हम न्यायालय नहीं जा सकते। न्यायालय इस पे अधिकार नहीं, अपना न्याय नहीं दे सकता, इस पे उसका कोई अधिकार नहीं है। तो कहा गया न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त ये नहीं है, क्या? DPSP। अगला वाद योग नहीं है, मतलब न्यायालय में इस पे हम वाद नहीं कर सकते। सीधे मतलब संरक्षण प्राप्त नहीं है तो न्यायालय पे इस पे वाद होगा ही नहीं, न्यायालय में इसका बात होगा ही नहीं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत पूछता है इस बारे में। DPSP के बारे में KT शाह ने कहा। KT शाह क्या बोले? यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। आपसे पूछेगा DPSP एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। ये लाइन किसने कहा था? तो KT शाह। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है तो सरकार द्वारा लागू, यहां लागू होगा सर, सरकार द्वारा लागू करने पर ही यह नागरिकों को प्राप्त होता है। अर्थात 36 से 51 के अंतर्गत जितने भी नियम हैं अगर राज्य सरकार उसे लागू करेगी तभी जाकर वो अधिकार नागरिकों को मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला है, अब देखिए इसके बारे में शॉर्ट जानिए। अब देखिए कि 36 से 51 के बीच कौन कौन से वो मौलिक नीति निर्देशक तत्व आते हैं। ठीक है, देखते हैं हम लोग बारी बारी से। पहला है अनुच्छेद 36, राज्यों की परिभाषा। मैं आपको अगेन बता दूं, जितने भी नीति निर्देशक के बारे में पढ़ाते हैं बनाते हैं लोग, वो कोई भी पूरा अनुच्छेद नहीं बनाता है। मैं आपको पूरा अनुच्छेद लेकर आया हूँ। आज के समय में कुछ भी पूछ दे रहा है, ये जरूर नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। आज के समय बहुत इंपॉर्टेंट, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। आज के लोग पढ़ा रहे हैं अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। लेकिन हम लोग को आप एक शॉर्ट वीडियो मान देखिएगा
इसको देखना जरूरी है, ताकि कुछ भी एग्जाम में पूछ दे रहा है, इस कारण से हमें इसको देखना बहुत जरूरी है। पहला है अनुच्छेद 36, राज्यों की परिभाषा। अनुच्छेद 36 में लिखा गया है, क्या लिखा गया है? राज्यों की परिभाषा। अनुच्छेद 37, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं है, जो मैंने यहाँ बात बोला, न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं है या न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय इस पर कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। अनुच्छेद 38, राज्य लोक कल्याणकारी अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था करना। देखिए, राज्य जो है अपने लोक कल्याणकारी, लोगों के कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था कर सकता है। समाज के लिए जो भी उचित व्यवस्था है वो कर सकता है, जिससे लोगों का कल्याण हो। ठीक है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, लोक कल्याणकारी अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 38। ठीक है। अगला है अनुच्छेद 39 के क। देखिए, अनुच्छेद 39 के क, ख, ग, घ बहुत सारा है, लेकिन दो ही मेन है। अनुच्छेद 39 के क और घ। अनुच्छेद 39 में है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। आपसे पूछेगा सभी के लिए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। विधि मान नियम कानून की निःशुल्क बिना पैसा की सहायता किस में लिखा गया है? अनुच्छेद 39 के क में। अनुच्छेद 39 के घ, समान कार्य के लिए समान वेतन। बहुत वीवीआई दोनों है भाई, बहुत वीवीआई, अच्छा से देख लिया लोग। हाँ, अनुच्छेद 39 का हो गया। अनुच्छेद 39 के घ, समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर कोई काम कर रहा है तो सभी जितने भी कार्य हैं, अगर समान कार्य करें तो समान वेतन मिलना चाहिए। हालांकि ऐसे कुछ पूछता है, समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 40, तब तुम्हारा आएगा अनुच्छेद 39। लेकिन अगर 39 से क, ख, ग, घ से क दे दिया तो आपको अनुच्छेद 39 के घ मारना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे अधिकतर नॉर्मली क्वेश्चन पूछ देता है कि समान न्याय निःशुल्क विधि सहायता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 पूछा ही। अनुच्छेद 39 से किस में है? तो फिर क में। ठीक है। अगला अनुच्छेद 40, तो आप जानते ही हैं, ग्राम पंचायत का गठन, जिसके पक्षधर गांधी जी थे, बहुत बड़ा पक्षधर गांधी जी थे। नहीं, तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। उतना इंपॉर्टेंट नहीं लिखा, देख लीजिएगा कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अगला है अनुच्छेद 42 न्याय के लिए जो उचित हो एवं मानवीय कार्य, जो मानव कार्य कर सकता है, मानवीय कार्य, दशाओं तथा मातृत्व सहायता। ये लाइन, ये मातृत्व सहायता। आपसे पूछेगा कि मातृत्व सहायता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 42। न्याय उचित एवं, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, न्याय उचित एवं मानवीय कार्य दशाएं किस अनुच्छेद में? और मानवीय कार्य दशाएं क्या है भाई मेरे भाई? देखिए, मान ली कि हम इंसान हैं और हमसे हैवान वाला काम कराया जाए, तो ये तो हमारे मानव के लिए उचित नहीं ना है। तो ही कह रहा है कि जो न्याय उचित हो, जो हमारे लिए उचित हो, और जो मानवीय कार्य, जो नॉर्मली मानव कार्य कर सकता है, हाँ, अगर उससे मानव है, उससे राक्षस वाला काम करवाया जाए, बरियारी, तो गलत है ना। तो ये अनुच्छेद किसमें लिखा गया है? 42। ध्यान रखिएगा, मातृत्व सहायता अनुच्छेद 42 और मानवीय कार्य अनुच्छेद 42। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 43। इसमें लिखा गया उचित मजदूरी एवं कुटीर उद्योग। जो उचित मजदूरी एवं कुटीर उद्योग, आपसे सबसे मेन पूछेगा ये कुटीर उद्योग, आपसे पूछेगा कुटीर उद्योग किस अनुच्छेद में है? हाँ, तो क्या आंसर होगा? अनुच्छेद 43। तो आपको जो आप काम करते हो उसके लिए उचित मजदूरी मिलना चाहिए, और जो छोटे छोटे उद्योग का प्रोत्साहन, कुटीर माने छोटे छोटे उद्योग का प्रोत्साहन। ठीक है। ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 44 मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद है ये। अनुच्छेद 44 समान नागरिक सहायता। समान नागरिक संहिता होता है, ठीक है, समान नागरिक संहिता कर लीजिए, समान नागरिक संहिता, ये किस संहिता है? अनुच्छेद 44। ठीक है। अगला है अनुच्छेद 45, बोले तो अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का देखरेख एवं शिक्षा का प्रबंध। जो बच्चे 6 वर्ष से कम है उसकी देखरेख एवं शिक्षा का प्रबंध अनुच्छेद
45, ठीक है। अनुच्छेद 46 SC ST एवं कमजोर वर्ग के लिए शिक्षा। अगर राज्य सरकार चाहे तो जितने SC ST हैं और जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए शिक्षा का प्रबंध कर सकती है। अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 47 मैंने बोला था ना शराबबंदी, अनुच्छेद कितने में है? 47 में। ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आती है। नीति निर्देशक तत्व सरकार, राज्य सरकार लगाती है या वही हटाती है। वो अगर नियम लगा दी तो आपको मानना पड़ेगा, हटा दी तो आपको अधिकार नहीं मिलेगा। जैसे शराबबंदी, अगर कोई सरकार शराबबंदी कर देती है तो फिर आप उसको शराब चालू करवाने को लेकर के न्यायालय में नहीं जा सकते, ठीक है। अनुच्छेद 48 बहुत ही है। अनुच्छेद कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन किसमें है? अनुच्छेद 48। और अनुच्छेद 48 के क, ये बहुत ही है मेरे दोस्त। पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण, ध्यान रखिएगा, बहुत होता है कंफ्यूजन। पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण अनुच्छेद 48 के क और अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन। अगर ऐसे पूछ देगा आपसे कि पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण किस अनुच्छेद में है, अगर नॉर्मली दिया है अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50, तब तो मार दीजिएगा 48। लेकिन 48 के क ख ग से तो मार देना है अनुच्छेद 48 के क, ठीक है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा। जितने भी राष्ट्रीय स्मारक हैं उसकी रक्षा करना, ये किसमें है? अनुच्छेद 49 में। अगला है अनुच्छेद 50 50-50, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का विभाजन 50-50, ध्यान रखिएगा। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का विभाजन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 50। और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51। तो दोस्त मैं ऐसा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। और ऐसे ऐसे वीडियो छोटा टॉपिक पे हम लाते रहेंगे, और आप इसका शॉर्ट नोट्स बनाते रहिएगा, बहुत फायदेमंद होगा दोस्त, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।